प्यारे साथी नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म विद्या कुल पर, जिसे बनाया है आप जैसे लाखों छात्रों के प्यार तथा विश्वास ने। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं एक और शानदार क्लास को। गुड मॉर्निंग बेटा। खुराना जी, मैंने हो सकता है आपका हुंकार बैच में कमेंट ना पढ़ा हो बेटा, समस्या आप यहाँ बता दो या डॉट से लिख देना बेटा, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है बेटा, क्लास में समझा करो, इतने ज़्यादा बच्चे थे। ठीक बच्चों, तो अपने कमेंट लिख देना बेटा। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग बेटा, हेलो सर, हम सीहोर से हैं बेटा। वेलकम वेलकम। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्लास को देर नहीं करते हैं, बिना किसी देर के स्टार्ट कर देते हैं क्लास को बच्चों। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में बच्चों हमने पढ़ लिया था किसके बारे में? हमने पढ़ लिया था बेटा पादप के बारे में। हमने अध्याय 2 खत्म किया था बच्चों, इसका नाम था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आप बच्चों हम पढ़ेंगे मानव जनन के बारे में। तो अध्याय 2 बच्चों हमने खत्म कर दिया था। अब हम बच्चों अध्याय 3 की ओर बढ़ रहे हैं। तो भैया हमारा अगला टॉपिक भैया आज है अध्याय 3, जिसका नाम है मानव जनन। तो भैया हम अध्याय 3 आज पढ़ना शुरू करेंगे, जिसका नाम है मानव जनन। ठीक है, चलें बेटा अध्याय 3 स्टार्ट करेंगे। गुड आफ्टरनून। ठीक, आ जाएगा बेटा, अपडेट सब में आ रहा है बच्चों के साथ धीरे धीरे। चलो आओ बच्चों देखते हैं मानव जनन के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा अध्याय 3 है, स्टार्ट करें बच्चों। ठीक है, अब आओ देखते हैं बेटा। ठीक है, फजल खान, ठीक है, हेलो। ठीक है बेटा, अब हाँ सब आपने अपने डिस्ट्रिक्ट से हो, समझ गया बेटा। अब आप अच्छे देखते हैं बेटा मानव मानव जनन के बारे में, कि आखिर मानव जनन क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में देखते हैं बच्चों। अगर इंसान की बात करें बच्चों, इसको लिख लो पहले, कुछ बेसिक बात। मानव में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। मानव में सदैव लैंगिक जनन होता है। ठीक है, केवल लैंगिक जनन होता है बच्चों, कोई अलैंगिक जनन नहीं। तो इंसानों में हमेशा क्या होगा? लैंगिक जनन ही होता है भैया, याद रखना, कभी भी अलैंगिक जनन देखने को नहीं मिलेगा। इसमें एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। ठीक, यहाँ पे 2 जनक होते हैं। यहाँ बच्चों हमेशा 2 जनक होंगे, एक होंगे भैया नर और एक होंगे मादा। माता पिता 2 लोग होंगे, एक होंगे मादा और एक होंगे नर। तो यहाँ पे 2 जनक की आवश्यकता हमेशा पड़ती है, क्योंकि इंसानों में क्या होता है? लैंगिक जनन। इंसान भैया दूसरी बात क्या होते हैं? इंसान के अंदर देखने में मिलती है यौन द्विरूपता। अब आप कहोगे सर यौन द्विरूपता क्या होता है? अब एक चीज बताओ, क्या आप देख करके बता सकते हो कि कौन सी चिड़िया नर है, कौन सी चिड़िया मादा? नहीं पता चलता जल्दी ना। आप देख के बता सकते हो कि कोई कीड़ा नर है कि मादा? नहीं बता सकते हो, क्योंकि उनके शरीर की संरचना में बहुत अंतर नहीं होता है। लेकिन मानवों में क्या होता है? शरीर की संरचना देख के पता कर सकते हो कि नर कौन है, मादा कौन है। तो शरीर की संरचना देख करके ही नर और मादा को हम अलग कर सकते हैं। इसी को हम भैया क्या कहते हैं? इसको हम नाम देते हैं भैया यौन द्विरूपता। मतलब शारीरिक संरचना आप शरीर को देख करके ही बता सकते हो द्वारा नर व मादा में भेद कर सकते हो कि नर और मादा में अंतर क्या है। नर और मादा में भेद कर सकते हो। ठीक है, शरीर की संरचना का ध्यान रखें। ठीक है, हाँ बेटा चैप्टर तो खत्म जल्दी ही होगा ना। ठीक है, चैप्टर जल्दी खत्म होगा। ठीक है, हाँ बेटा मैं बोल दूंगा बेटा, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं टॉपिक लिख दूंगा, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं किसके बारे में और क्या खासियत होती है मानव में, बेटा मानव में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। मतलब नर और मादा युग्मक जो होते हैं वो मादा शरीर के अंदर जुड़ते हैं। नर और मादा युग्मक का जुड़ना निषेचन कहलाता है।
शरीर के बाहर होगा तो बाह्य निषेचन, शरीर के अंदर होगा तो अंतः निषेचन। तो इंसानों में केवल अंतः निषेचन होता है, मानव में अंतः निषेचन पाया जाता है। मानव में अंतः निषेचन पाया जाता है। तीसरी बात बच्चों, ठीक है, चौथी बात, मानव क्या होते हैं, सजीव प्रजक होते हैं, मतलब सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते। ठीक है, तो मानव सजीव प्रजक होते हैं। ठीक, तो मानव कैसे होते हैं बच्चों, सजीव प्रजक होते हैं, मतलब शिशुओं को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते। बेटा पहले पढ़ते हैं, जहां इंपॉर्टेंट डायग्राम होगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बच्चों, मैं मेंशन करते चले जाऊंगा। ठीक है, मैं मेंशन कर दूंगा ऊपर कि ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस बात को समझ लीजिए। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, ये बेसिक बात है बेटा, बेसिक बात है, ये बेसिक बात है मानव जन्म की। अब बच्चों इधर देखो, ये मानव में जन्म होता कैसे है। देखो, एक बच्चे का जन्म होता है, ठीक, एक शिशु है बेटा, एक शिशु है। ध्यान से देखो, ये डायग्राम बनाना नहीं, सुनो। एक शिशु है बच्चों, एक शिशु है, एक छोटू सा बच्चा है, अभी भी पैदा हुआ है, बहुत छोटा है। अब ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है, तो ये आप छोटू सा बच्चा देख रहे हो। ठीक, तो ये क्या है बच्चों, ये छोटू सा बच्चा है। गंदे बच्चे, डायपर पहन ले। ठीक, तो ये क्या है, ये छोटू सा बच्चा है, बहुत छोटू सा है। ध्यान से देना, देखना बच्चों, जो मैं समझाना चाहता हूँ उसको समझने का प्रयास करना। जो मैं समझाना चाहता हूँ बच्चों, उसको समझने का प्रयास करना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। बदमाश बच्चे, ये छोटू सा बच्चा है, ध्यान से देखो। अभी जो बच्चा पैदा हुआ है, अभी छोटा सा ही है, बहुत छोटा सा है। तो क्या ये बच्चा जो है बच्चा पैदा कर सकता है? क्या ये कोई सर आपका बेटा है, चल भैया यही मान लो, ठीक है। तो ये जो छोटा सा बच्चा है, क्या ये अपने जैसा दूसरा संतान पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है ना। ये अपने जैसी दूसरी संतान पैदा करने में सक्षम नहीं है, अभी संतान नहीं पैदा कर सकता है। तो अभी क्या होगा, यही शिशु क्या होगा, टाइम कुछ समय के बाद क्या होगा, इसकी उम्र बढ़ेगी और ये एक अवस्था में आएगा। उस अवस्था क्या कहते हैं बच्चों, उस अवस्था कहते हैं किशोरावस्था। अब ये शिशु है बच्चों, तो ये क्या कर सकता है, ये जनन में सक्षम नहीं है, ये जनन में सक्षम नहीं है। सक्षम क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर युग्मक नहीं है। अब इसके अंदर युग्मक नहीं है, इसके अंदर क्या नहीं बेटा, युग्मक नहीं है। ना तो नर युग्मक ना तो मादा युग्मक, चाहे लड़का चाहे लड़की, इसके अंदर युग्मक नहीं है। अब यही लड़का जो है जब बड़ा हो जाएगा, कितना, 11 12 13 साल की उम्र पहुंचेगा, किशोरावस्था में पहुंचेगा, तो इसके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। तो यही लड़का जो है बच्चों, अब ये बड़ा हो गया है। अब जब ये बड़ा हो गया बच्चों, तो इसके अंदर आ गया है परिवर्तन। जब परिवर्तन आ गया बच्चों, ध्यान से देखना, जब इसके अंदर परिवर्तन आ गया मेरे भाई, तो इसमें आपको कुछ परिवर्तन देखने को मिला। अब ये बच्चों क्या हो गया है, अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा नहीं पर 11 12 साल का हो गया है। तो जब ये बेटा 11 12 साल का हो जाएगा, तो इसके अंदर आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। बेटा क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, ध्यान से देखना। ठीक, अब इसके अंदर कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, यही बच्चा जो है बड़ा हो गया है। अब चूंकि बड़ा हो गया बच्चों, इसके अंदर आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा बेटा, ध्यान से देखना। ठीक, अब ये बड़ा हो गया है, अब ये वो नहीं रह गया, अब ये बड़ा हो गया है ना। देखो, मुर्गा कट वाला बाल कटवा लिया है आपने। ठीक है, आज सुनना बेटा, अभी बड़ा हो गया है।
अब बच्चों क्या होगा, अब ये हो गया बेटा 11-12 साल का, ये आ गया बेटा किशोरावस्था में, ध्यान सुनना बेटा, 13 साल मान लेते हैं। अब बच्चों किस अवस्था में आ गया, शिशु नहीं बेटा, अब ये किशोरावस्था में। मेरी बात ध्यान सुनना, अब जैसे बच्चों किशोरावस्था में आ गया ये लड़का या लड़की भी होगी तब भी, ठीक है, मैं दोनों को लेकर चल रहा हूं, मेरी बात सुनना। तो भैया यहाँ पे सुनना, जब ये बड़ा हो गया है ना तो इसके अंदर क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। इसमें जब एक किशोरावस्था में पहुंचेगा, ये शिशु था अब किशोर हो गया है, अब इसमें क्या आएगा बेटा, परिवर्तन आएगा। अब इसकी बॉडी माना शुरू होंगे बेटा परिवर्तन। बेटा वो परिवर्तन क्या क्या होंगे सुनना, इसके अंदर बेटा क्या होगा, इसके अंदर हार्मोन में परिवर्तन आएगा। कौन कौन सा परिवर्तन आएगा बच्चों, इसके अंदर हार्मोनल परिवर्तन आएंगे, इसका हार्मोनल परिवर्तन आएगा। सर हार्मोनल परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, मतलब शरीर, इसके शरीर के अंदर बेटा कुछ हार्मोन बदलेंगे, इसके शरीर के अंदर कुछ हार्मोन बदलेंगे। ये हार्मोन क्या होता है, ठीक है, ठीक है, ये हार्मोन क्या होता है बेटा, हार्मोन का मतलब होता है एक ऐसे रसायन जो शरीर की किसी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। ये कक्षा 11 का टॉपिक है। तो भैया इसमें क्या आता है बेटा, कुछ हार्मोनल परिवर्तन आते हैं, ठीक है, इसमें हार्मोन में परिवर्तन आते हैं। एक तो हार्मोन में परिवर्तन आता है, दूसरा क्या परिवर्तन आता है, दूसरा क्या परिवर्तन आता है बच्चे, दूसरा परिवर्तन आता है इस लड़के या लड़की चाहे जो होगा बेटा, उसमें क्या परिवर्तन आएंगे, शरीर में परिवर्तन आएंगे। कैसा परिवर्तन आएगा बेटा, शरीर में परिवर्तन। तो कुछ शरीर में परिवर्तन आएंगे, लड़के लड़की दोनों के शरीर में परिवर्तन आएंगे। पहला जैसा शरीर था वैसा नहीं रह जाएगा, लड़कों में दाढ़ी मूछ आना शुरू हो जाएगी, लड़कों में बॉडी थोड़ा मसल बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो लड़कों में सब परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। लड़कियों में क्या होगा, लड़कियों में स्तन का विकास होना शुरू हो जाएगा, लड़कियों में बेटा ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। तो भैया ये लड़कियों में परिवर्तन आएगा, ठीक है, तो ये शरीर में परिवर्तन, ये हार्मोन परिवर्तन आएंगे। और साथ ही साथ बच्चों इसके अंदर युग्मक बने लगेंगे बेटा, इनके अंदर युग्मक का निर्माण शुरू हो जाएगा, इनके अंदर युग्मक का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। और आप जानते हैं बच्चों, कोई भी जीव जो लैंगिक जनन करता है सबसे पहले इसके अंदर युग्मक बनना जरूरी है। तो शिशु अवस्था में युग्मक नहीं होते हैं, लेकिन किशोर अवस्था में आते ही हार्मोन परिवर्तन से युग्मक का निर्माण शुरू हो जाता है। अब ये जो युग्मक का निर्माण शुरू हो गया है, ये इनके अंदर जनन क्षमता विकसित होना शुरू हो गई है, विकसित होना शुरू हुई है, विकसित नहीं हो गई है, जनन क्षमता का विकास प्रारंभ हो गया। तो इनके अंदर बेटा जनन क्षमता का विकास प्रारंभ हो गया है। अब ये जनन करने में सक्षम होना शुरू कर दिए हैं, ऐसा नहीं बेटा कि जनन करना शुरू कर देंगे, जनन क्षमता का विकास प्रारंभ हो गया इनके अंदर, क्योंकि इनके अंदर युग्मक बनना शुरू हो गया। आया समझ में, इनके अंदर बच्चों जनन क्षमता का विकास होना प्रारंभ हो गया है, ये जनन की क्षमता उत्पन्न हो गई है, ठीक है, लड़का हो चाहे लड़की, क्लियर, ठीक है। मानसिक शक्ति बेटा हम बात करेंगे, ये आना शुरू हो जाता है लड़कियों में 10 से 11 साल में, ठीक है। चलो क्लियर है, इतना समझ गए, समझ गए, क्लियर। चलो अब देखो आगे, ये जो जनन होता है बच्चों, ठीक, अगर हम बात करें बच्चों मानव जनन की, अगर हम बच्चों बात करें मानव जनन की, तो कहीं भी अगर जनन होता है XYZ, कहीं भी जनन होगा बच्चों इस दुनिया में, कहीं भी आपको जनन की प्रक्रिया अगर देखने को मिलती है, तो उसमें क्या होता है, उसके लिए अंग चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए बेटा, अंग चाहिए, ठीक है, ठीक है, क्या चाहिए, उसके लिए अंग चाहिए। अब बेटा जो आपके डाउट है ना, किसी की हाइट क्यों नहीं बढ़ती, ये सब आप डाउट सेशन में डाल दो, मैं वहां आकर आपके डाउट को रिप्लाई कर दूंगा। अभी यहाँ पे बेटा वो क्वेश्चन अलग चला जाएगा, फिर हम पढ़ ना पाएंगे, ठीक है। जो आपके डाउट है ना, मासिक चक्र कितने साल में होता है, या किस किस किसी किसी गर्ल्स की हाइट क्यों नहीं बढ़ती बेटा, ये सारे क्वेश्चन आप डाउट में डाल दो, मैं वहां आके आपका रिप्लाई कर दूंगा अच्छे से हिंदी में लिख करके ना, अभी नहीं कर पाऊंगा। तो भैया मानव जनन क्या होता है, जैसे अगर हमको दौड़ना है चलना है तो हमारे पास क्या है, पैर है, अगर हमें लिखना है तो बेटा हमारे पास हाथ है, देखना है तो उसके लिए आंख है, सुनना है तो उसके लिए कान है, बोलना है तो उसके लिए मुंह है। तो हमारे पास अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग अंग है, सांस लेना है तो फेफड़े होते हैं, शरीर की सफाई करना है तो किडनी होती है। तो हमारे पास अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं। ठीक वैसे ही बच्चों अपने समान दूसरा संतान पैदा करने के लिए, जनन करने के लिए क्या होते हैं, जनन अंग होते हैं। तो मानव में क्या पाए जाते हैं बच्चों, जनन अंग पाए जाते हैं। तो मानव में जनन हेतु अंग पाए जाते हैं। तो जो भी जीव क्या करते हैं, जनन करते हैं, जैसे मानव ही करता है, तो मानव में जनन करने हेतु क्या होते हैं, अंग पाया जाता है, सेपरेट ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है। इन्हें बच्चों जनन तंत्र कहते हैं, ठीक। इन अंगों को जनन तंत्र कहा जाता है।
या इन अंगों के समूह को, एक अंग नहीं बेटा, बहुत से अंग हैं, इन अंगों के समूह को जनन तंत्र कहा जाता है। इन्हें भैया हम जनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, जनन तंत्र कहते हैं, मतलब हमारे पास कोई एक अंग नहीं बेटा, सुनना, जैसे सांस लेने के लिए नाक है, सांस की नली है, फेफड़ा है, इसे कहते हैं श्वसन तंत्र। जैसे खाना खाने के लिए मुंह है, खाने की नली है, अमाशय है, आंत है, तो इन्हें कहते हैं पाचन तंत्र। अंगों के समूह को तंत्र कहते हैं। तो जनन करने के लिए बहुत से क्या होते हैं, अंगों का समूह होता है, उसे हम कहते हैं जनन तंत्र। अब भैया लड़का लड़की में अलग होते हैं। तो यहाँ पे भैया अगर हम जनन तंत्र की बात करें तो मानव में बेटा दो प्रकार का है। मानव में बेटा जो जनन तंत्र है वो दो प्रकार का है। अब मानव में बेटा लड़का भी आ जाता है, लड़की भी आ जाती है। तो मानव जनन तंत्र बेटा दो प्रकार का होता है, एक होता है नर और एक होता है मादा। एक होता है बच्चों नर जनन तंत्र, और एक होता है बच्चों मादा जनन तंत्र। एक होता है भैया नर जनन तंत्र और एक होता है मादा जनन तंत्र। ठीक है, हाँ बना सकते हो बेटा। ठीक है, सर आपकी वाटी पर एक क्लास है 1 से 4 चैप्टर तक के, उससे शॉर्ट नोट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं बेटा, शॉर्ट नोट्स के लिए परफेक्ट है वो, बिंदास बना सकते हो। ठीक है, तो भैया नर जनन तंत्र पाया जाता है और मादा जनन तंत्र पाया जाता है। दो प्रकार के जनन तंत्र पाए जाते हैं मानवों में, मतलब नर में अलग और मादा में अलग। अब बच्चों इस नर जनन तंत्र में और मादा जनन तंत्र में दो तरह के अंग होते हैं। दो तरह के सर, ध्यान सुनना। अब आपको याद कराऊं मैं, आपने फूल के बारे में पढ़ा था, फूल में 4 भाग होते थे, बाह्य दल, दल पुंज, स्त्री केसर, पुंग केसर। स्त्री केसर पुंग केसर के अंदर क्या बन रहा था, युग्मक बन रहा था। दल पुंज और बाह्य दल जो होता है वो सहायता कर रहा था जनन करने में, पर वो प्रमुख अंग नहीं था, उसमें युग्मक नहीं बनता है। तो बच्चों जिस अंग में युग्मक बनता है उसे कहते हैं प्रमुख जनन अंग, और जिस अंग में युग्मक नहीं बनता है उसे हम कहते हैं सहायक जनन अंग। जनन करने में सहायता तो करता है पर प्रमुख रूप से वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसे कहते हैं सहायक। तो जो नर जनन तंत्र होता है बच्चों, यह भी दो प्रकार का है, एक होता है सहायक और एक होता है प्रमुख। एक होता है प्रमुख जनन अंग और एक होता है सहायक जनन अंग। ऐसे फीमेल में भी होता है बच्चों, प्रमुख जनन अंग और सहायक जनन अंग। प्रमुख और सहायक, दो प्रकार का। बच्चों बात किया जाए प्रमुख जनन अंग की, तो प्रमुख जनन अंग भैया कौन सा होता है, लड़कों में होता है प्रमुख जनन अंग, उसे कहते हैं वृषण, टेस्टिस। लड़कों में होता है बेटा उसे कहते हैं वृषण। तो पुरुषों में पाया जाता है एक जोड़ी वृषण, और लड़कियों में पाया जाता है प्रमुख जनन अंग, उसे कहते हैं अंडाशय। सहायक अंग कौन से होते हैं लड़कों में, तो सहायक अंग होते हैं बच्चों सहायक नलिका, सहायक ग्रंथि। अब ग्रंथियों के नाम बेटा भी हम आगे पढ़ेंगे। सीसन, तो ये क्या होते हैं बच्चों, ये पुरुषों में सहायक अंग होते हैं, और महिलाओं में होते हैं अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। ये सब क्या होते हैं बच्चों, ये महिलाओं में क्या होते हैं, ये होते हैं सहायक अंग। इतने अंग होते हैं बेटा। हाँ बेटा नंबर अच्छे आ जाएंगे अगर आप नोट्स बनाओगे। ठीक है, अब बच्चों इसको लिखेंगे कैसे, तो भैया घबराओ मत, ये सब बातें लिखी हुई है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें नर जनन अंग पाया जाता है अलग, तथा मादा जनन तंत्र अलग पाया जाता है। मादा में फीमेल पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र, और नर में नर। मानव जनन तंत्र बेटा, वे अंग जो मानव जन्म में सहायक होते हैं उन्हें मानव जनन तंत्र कहलाते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया बेटा, प्राथमिक जनन अंग बताया ना। मुख्य जनन अंग बेटा कौन से होते हैं, वृषण जिसमें शुक्राणु बनता है, नर युग्मक। और मादा में कौन सा होता है, मादा में मुख्य जनन अंग कौन सा होता है, अंडाशय जिसमें अंडाणु बनता है, यानी कि मादा युग्मक। तो जिसमें युग्मक बनता है बच्चा उसे प्रमुख कहते हैं। द्वितीयक या सहायक अंग इसे कहते हैं, द्वितीयक अंग या सहायक अंग। नर में कौन कौन से होते हैं बेटा, वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, सिसन, प्रोस्टेट ग्रंथि और कॉपर ग्रंथि।
मादा में कौन सी होती है? गर्भाशय, अंडवाहिनी, योनि, भग, स्तन ग्रंथि, ये सब होते हैं। ठीक, तो ये इसको लिख लेना। ठीक, अब आओ बच्चों सीधे पढ़ना शुरू करते हैं नर जनन तंत्र के बारे में, कि नर जनन तंत्र क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में। ठीक, चलो पढ़ना शुरू करें बेटा। नर जनन तंत्र क्या होता है, वृषण क्या होता है बेटा, वही पढ़ाया जा रहा हूँ, वही बताया जा रहा है बेटा। वृषण क्या होता है हम बात करने जा रहे हैं बेटा। व्हाट इज वृषण? टेस्टिस क्या होता है? हाँ बेटा इंग्लिश में बता रहे हैं, वहां नहीं लिख पाएंगे। इन सब का इंग्लिश में नाम बताते हैं बेटा, इन सब का इंग्लिश में नाम बताएंगे जब यहाँ लिखेंगे तब। ठीक है, अभी वहां बेटा आप खुद देखो, अगर मैं इंग्लिश लिखने की जगह नहीं थी ना, है ना भैया, परेशान ना हो, यहाँ जगह नहीं है। अब मैं इसको जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो इन सब के बारे में लिखवा दूंगा, कौन से किसे क्या कहते हैं। ठीक, सुनना। ठीक है, नर में जनन अंग, अंगों में प्रमुख जनन अंग, एक जोड़ी वृषण। बेटा टेस्टिस कहते हैं, बेटा वृषण को टेस्टिस कहते हैं। ठीक, तो भैया पहले हम पढ़ते हैं टेस्टिस के बारे में। ठीक, क्या होता है टेस्टिस या वृषण क्या होता है? देखो, अगर हम लड़कों की बात करें, जैसे मान लो बेटा एक पुरुष है, बेटा एक मिनट रुको, पानी पी लूं मैं। देखो, देखो क्या होता है। बेटा मान लेते हैं एक पुरुष है। अब यहां क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो, ये क्या है बच्चों, अगर मैं क्या करूं, ये सारे अंग को बाहर निकाल दूं, यहाँ पे जितने अंग हैं, फेफड़ा बाहर कर दूं, हृदय बाहर कर दूं, सारे अंगों को बाहर निकाल दूं, तो अंदर एक खाली जगह बचेगी। यहाँ बेटा आंत होती है पेट में, पेट होता है, अमाशय होता है, अग्नाशय होता है, लीवर होता है, किडनी होती है, उन सबको बाहर कर दो तो खाली जगह बचेगी। तो बच्चों ये जो नीचे खाली जगह होती है ना, इसे कहते हैं उदर ग्रंथ, इसे कहते हैं बेटा उदर गुहा। और जो ऊपर जगह होती है इसे कहते हैं वक्ष गुहा, जिसमें सारे अंग रखे रहते हैं। अब होता क्या है बच्चों, ये जो उदर गुहा होता है ना, ठीक है, थैंक यू बेटा, ठीक है, ये जो उदर गुहा होती है ना, इस उदर गुहा के बाहर, ठीक है, पुरुषों की बात कर रहा हूं, तो इस उदर गुहा के बाहर बेटा, यहाँ पे तो मैं और ऊंचा होता हूँ, यहाँ पे ये एरिया जो है इसे कहते हैं उदर गुहा, जिसमें क्या है बेटा आते हैं। तो इस उदर गुहा के बाहर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये उदर गुहा के बाहर, ये जो पैर होता है, दोनों पैर के बीच में, जांघों के बीच में, यहाँ पे एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। यहाँ बच्चों एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है पुरुषों में, और इस थैलीनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, यहाँ ऐसे, इस थैलीनुमा संरचना को हम कहते हैं वृषण, पुरुषों में, सॉरी वृषण कोष, इसे कहते हैं बेटा वृषण कोष, स्क्रॉटम इंग्लिश में कहते हैं। इसे स्क्रॉटम कहते हैं, वृषण कोष कहते हैं। बेटा वृषण कोष के अंदर क्या होता है
एक जोड़ी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, अंडाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हीं को बेटा हम कहते हैं वृषण। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर एक जोड़ी ऐसे अंडाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, ऐसे, इन्हीं को भैया हम क्या कहते हैं, इन्हीं को नाम देते हैं बच्चों वृषण। तो ये जो आप देख रहे हैं बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। तो पुरुषों में क्या होते हैं, इनमें भैया पाए जाते हैं वृषण कोश के अंदर एक जोड़ी वृषण, इसे कहते हैं बच्चों वृषण। यही है बेटा वृषण है, टेस्टिस। और यही वो अंग है भैया जिसके अंदर क्या बनता है, जिसके अंदर बनते हैं शुक्राणु यानी कि नर युग्मक। इसी वृषण के अंदर क्या बनते हैं बच्चों, ये वृषण के अंदर बनते हैं नर युग्मक, यानी उन्हें कहते हैं शुक्राणु। अब सुनना बच्चों, ये जो वृषण होते हैं, नर युग्मक का नाम होता है बेटा शुक्राणु, स्पर्म, स्पर्म कहते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये जो वृषण कोश है, ये बाहर क्यों है, ये वृषण शरीर से बाहर क्यों होते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पुरुषों में प्रमुख जनन अंग कौन सा होता है, वृषण होता है। कहां पाया जाता है, उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के अंदर नहीं। मादा में आप क्या देखोगे, मादा में जो अंडाशय है यहाँ पाया जाएगा, यहाँ पे अंदर, उदर गुहा के अंदर। मादा में जनन तंत्र मुख्यतः अंदर की ओर है, उदर गुहा के अंदर। लेकिन पुरुषों में जो जनन अंग है प्रमुख रूप से बाहर की ओर है। क्यों, ये वृषण कोश बाहर क्यों है, ये वृषण बाहर क्यों है, क्यों बच्चों, इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि शरीर का तापमान क्या होता है, शरीर का तापमान फिक्स होता है। कितना होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको बेटा हम 98 डिग्री फॉरेनहाइट भी कहते हैं। सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट में अलग अलग नापते हैं। तो हमारे शरीर का तापमान फिक्स रहता है। लेकिन इस शुक्राणु को बनने के लिए कितना तापमान चाहिए, शुक्राणु को बनने के लिए तापमान चाहिए, नर युग्मक को बनने के लिए तापमान चाहिए बेटा 34.5 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या है, शरीर के तापमान से 2 से 2.5 सेंटीग्रेड कम चाहिए। मतलब शरीर के अंदर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन शुक्राणु को बनने के लिए तापमान कितना चाहिए, 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर शरीर के अंदर रहेगा, अगर वृषण को शरीर के अंदर लेकर जाएंगे, तो भैया यहाँ पे शुक्राणु नहीं बनने वाला, क्योंकि शरीर के अंदर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो चूंकि शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है, 2 से 2.5 डिग्री कम तापमान की आवश्यकता होती है, यही कारण है कि वृषण क्या होते हैं, उदर गुहा से बाहर होते हैं। आया समझ में बच्चों, इस बात को दिमाग बैठा लो, इस बात को समझ लो बेटा। डायग्राम नहीं बनाना, ये डायग्राम आपके लिए नहीं है। जो डायग्राम बनाना होगा मैं ऊपर लिख भी दूंगा, इंपॉर्टेंट है कि नहीं ये भी लिख दूंगा, ठीक है। जहां नहीं लिख रहा हूं इसका मतलब डायग्राम नहीं बनाना, समझने के लिए। आया समझ में बेटा, स्पर्म वही काम करेगा जो काम परागकण कर रहा था। ये नर युग्मक है बेटा, नर और मादा युग्मक जुड़ेंगे तभी संतान बनेगी। यही स्पर्म आगे चल क्या बनाएंगे भैया, ठीक है। तो जितना विस्तार में आप बता रहे हो उतना कोचिंग में नहीं बताते हैं बेटा, लिखा कर चले जाते हैं बेटा। बेटा ये विद्या कुल है, या बेटा विस्तार से समझना होता है। क्लियर है, ठीक है। पढ़ाई का मतलब विस्तार समझना। डन है बच्चों, समझ गए, इस बात समझ गए। अब बच्चों ये जो नर युग्मक होता है, क्या इसके ये वृषण के अलावा भी कोई अंग होते हैं बच्चों, ये तो एक वृषण हो गया, ठीक। पुरुषों वृषण के अलावा, वृषण के अलावा पुरुषों में, पुरुषों में बेटा जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि और सिसन जैसे सहायक अंग भी होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या होता है, देखना ध्यान से देखना। मैं एक काम करता हूं, यहां पे आपको दिखाता हूं। एक व्यक्ति है, ठीक, एक व्यक्ति है बच्चों, ठीक है, एक व्यक्ति है, ठीक, ध्यान से देखो। मैंने भी आपको बताया एक चीज, देखो मैंने क्या बताया था, एक व्यक्ति बेटा, मैं उसका इतना एरिया दिखाता हूं बेटा, एक पुरुष है, ठीक। और अभी आपने देखा बच्चों, उदर गुहा के बाहर क्या पाया जाता है, वृषण पाया जाता है। ये उसकी उदर गुहा है, और उदर गुहा के बाहर क्या बेटा, वृषण है। समझने के लिए बस बना रहा हूं, ठीक। तो यहाँ पे भैया एक जोड़ी वृषण है, एक जोड़ी वृषण है, डन, एक जोड़ी वृषण है। अब मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, मैं इसी चीज को यहाँ पे बड़ा करके आपको दिखाता हूं।
बड़ा करके यहाँ दिखा रहा हूं कि मानव में नर के अंदर कौन कौन से जनन अंग होते हैं। तो बच्चों एक तो पुरुषों में क्या होता है, एक जोड़ी वृषण होता है। एक जोड़ी तो ऐसे वृषण होते हैं बच्चों। वृषण के बाहर की ओर ऐसे नलिका बाहर निकलती है। एक मिनट बच्चों, बच्चों ऐसे एक नलिका होती है। ये जो नलिका होती है ये आपको देखने को मिलती है किसमें, वृषण के बाहर की। बेटा इसको छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा जगह कमी है ना। एक और बच्चे रुक जा बस। ठीक ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो पुरुषों में एक जोड़ी इसी प्रकार से पाया जाता है। बच्चों यहाँ पे कुछ ग्रंथियां होती हैं पुरुषों में। ये क्या है बच्चों, ये है नर का जनन अंग। नर के अंदर जो जनन अंग होते हैं उनकी संरचना है। ये मूत्र मार्ग है। और एक जोड़ी, एक पाया जाता है बेटा, जोड़ी बोल दिया, एक सीसन पाया जाता है। ठीक ऐसा बेटा क्या होता है, जनन अंग होता है। तो ये क्या है बच्चों, ये है नर जनन अंग। ये क्या है बेटा, नर जनन अंग। तो ये नर जनन अंग आपको देखने को मिलता है। इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर आपको देखने को मिल सकता है मूत्राशय भी देखने को मिल सकता है। यहाँ मूत्राशय से होता है। ठीक, उसको बनाने की जरूरत नहीं, छोड़ो। ठीक छोड़ो। ठीक, तो ये आपको ऐसे क्या देखने को मिल सकता है, ये भैया आपका, हाँ बेटा एनिमेशन जहाँ जरूरत होगी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो मानव जन्म को जन्म कोचिंग नहीं पढ़ाता बेटा, ये उनकी गलती है। अब बच्चों यहाँ पे क्या क्या है, ये है बेटा वृषण। ये उनकी कमी है, क्यों नहीं पढ़ाते। इसे कहते हैं बेटा शुक्रवाहक। बेटा बायोलॉजी में एक ही चीज समझ लो, या तो आप बायोलॉजी पढ़ सकते हो या तो आप शर्म कर सकते हो। बायोलॉजी पढ़ना और शर्म करना एक साथ नहीं चल सकता। हम एक साथ नहीं कर सकते बेटा। अपने शरीर के बारे में जानना कुछ गलत नहीं है, अपने ही चीजों के बारे में जानना कुछ गलत नहीं है। गलत क्या है पता है, अज्ञान होना। पढ़े लिख करके भी बेटा हमारे पास ज्ञान ना होना, ये सबसे बड़ी गलत बात है। तो गलत ये नहीं है, ठीक है। पता नहीं किसकी क्या मेंटालिटी है, लेकिन हमें पढ़ना है जनन ग्रंथि। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये पाया जाता है किसमें, ये पाया जाता है भैया एनिमेशन। बेटा जहां जरूरत होगी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये है बेटा नर जनन अंग। इसका डायग्राम आप बाद में बना लीजिए बेटा, चाहे आपको किताब से ना समझ में आ रहा हो इस डायग्राम से, तो यहाँ से बना सकते हैं। सेम डायग्राम यहाँ भी बना हुआ है, आप यहाँ बना सकते हो। ठीक है, चलो अब बच्चों ध्यान से देखना। तो ये क्या होते हैं, ये वो अंग होते हैं पुरुष के अंदर जो नर जनन अंग होते हैं, आपको देखने में मिलते हैं। अब बात सुनो, हमको एक एक अंग के बारे में देखना है कि वृषण कैसा होता है, वृषण की आंतरिक संरचना कैसे होती है। जरा हेडिंग डालो बेटा, वृषण की आंतरिक संरचना। वृषण के अंदर क्या होता है, कैसे उसके अंदर शुक्राणु बनता है। तो वृषण की आंतरिक संरचना देखेंगे बच्चों, वृषण अंदर से कैसे दिखता है, ध्यान सुनना। तो पुरुषों के पास एक जोड़ी वृषण पाया जाता है और उसी में क्या बनता है, युग्मक बनता है। तो हमें देखना है बच्चों कि एक वृषण अंदर से कैसा होता है, उसकी संरचना कैसे होती है। तो हम वृषण को कट करके देखेंगे, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली आपको सामने कट नहीं करेंगे पर उसका चित्र देखेंगे। तो मान लेते हैं बेटा एक पुरुष का वृषण है। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, बायोलॉजी में कोई चीज को अगर देखना है, जैसे मान लेते हैं बॉटल है। अब मान लेते हैं बॉटल तो पारदर्शी है ना, पर अपारदर्शी होती, हमको ये पता करना है कि इसके अंदर क्या है,
तो इसको काटना पड़ेगा। काटेंगे कैसे बेटा? दो तरीके से, या तो ऐसे काटोगे या तो ऐसे काटोगे। या तो लंबे लंबे से काटते हैं, इसे कहते हैं बेटा लंबवत काट, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। और इसे कहते हैं बेटा अनुदैर्घ्य काट यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन, TSLS। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इस वृषण को कट करके देखेंगे भैया दो तरीके से। या तो भैया इसको हम इस तरह कट करके देख सकते हैं, सीधा सीधा इस अक्ष पर, और या तो बच्चों हम इसको इस अक्ष पर काटेंगे वृषण को। दोनों अक्ष पर करके देख लेते हैं, दोनों में अलग अलग डायग्राम प्राप्त होगा। इस अक्ष पर काटना कहलाता है बच्चों अनुप्रस्थ काट, इसे कहते हैं बच्चों अनुप्रस्थ काट। किसी भी बायोलॉजी में, अभी आप कक्षा 12वीं के बाद ही पढ़ोगे, कोई चीज को इस तरह से काटना बेटा इसे कहते हैं अनुप्रस्थ काट, इंग्लिश में कहते हैं बेटा ट्रांसवर्स सेक्शन, TS। और ऐसे लंबे लंबे काटना कहलाता है बेटा अनुदैर्घ्य या लंबवत काट। अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इस वृषण को लंबे लंबे काटते हैं तो क्या दिखाई देगा? अब जो डायग्राम बनाया जा रहा है बेटा वो इंपॉर्टेंट है, पूछता है। हालांकि ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट था, मैं लिखना भूल गया, सॉरी। तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम बेटा, इसको बनाना है। तो ये डायग्राम क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है, इसको आप बना लेना। ठीक, चलो अब ये यहाँ पे आओ। अगर हम वृषण को काट के देखते हैं, तो अगर हम वृषण को लंबवत काटते हैं बेटा तो कैसा दिखाई देगा, देखना है। तो एक वृषण को ऐसे लंबवत काटने पे कैसा दिखाई देगा, ठीक है बेटा। जब जहां जरूरत होगी 3D डायग्राम का यूज करेंगे, ठीक। अभी मेरा 3D डायग्राम यहाँ पे नहीं है, सुनना। तो वृषण को अगर बेटा हम देखेंगे, उसका एक अनुप्रस्थ काट करेंगे तो, ओ सॉरी, अनुलंब काट करेंगे तो हमको ऐसा दिखाई देगा। कैसा? वृषण के चारों तरफ बच्चों क्या होता है, कुछ स्तर पाए जाते हैं। ये जो वृषण होता है बच्चों, इसके चारों तरफ स्तर पाए जाते हैं, 3 स्तर होता है। तो वृषण के चारों तरफ 3 स्तर पाया जाता है। और ये जो स्तर होता है ऐसे अंदर की ओर धंस जाता है, ऐसे अंदर की ओर धंसता भी है। ठीक, ऐसे ऐसे धंसता है। तो भैया वृषण के चारों तरफ क्या होती है बेटा, इसे कहते हैं ट्यूनिका। वृषण का आवरण होता है, इसे कहते हैं ट्यूनिका, इसे कहते हैं बेटा ट्यूनिका। ये अंदर की ओर धंसती है, 3 प्रकार की होती है, लिखने की जरूरत नहीं है। ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो ये जो अंदर की ओर धंस रही है ना, ये धंसी होती है, तो ये यहाँ पे कमरे के जैसा संरचना बनाती है, इसे कहते हैं वृषण पालिका, इसे कहते हैं बच्चों वृषण पालिका। इसकी संख्या होती है बेटा एक वृषण में 200 से 250, लगभग 200 से 250 वृषण पालिका बनती है। वृषण पालिकाओं के अंदर बहुत ज्यादा कुंडलित पतली पतली नलिकाएं पाई जाती हैं। वृषण पालिका के अंदर क्या होती है बच्चों, बहुत ही कुंडलित पतली पतली नलिकाएं पाई जाती हैं। ऐसी पतली पतली नलिकाएं पाई जाती हैं प्रत्येक वृषण पालिका में, और इन्हें कहते हैं बच्चों शुक्रजन नलिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर क्या बनता है बच्चों, इसी के अंदर बनता है शुक्राणु, इन्हें कहते हैं बेटा शुक्रजन नलिका। इसी के अंदर बच्चों शुक्राणु बनता है। सारी की सारी शुक्रजन नलिकाएं बच्चों आपस में इकट्ठा होकर के एक जालिका बनाती हैं। सारी की सारी बच्चों शुक्रजन नलिकाएं जो होती हैं इकट्ठा होकर के एक जाली के समान संरचना बनाती है, जाल के समान, ऐसे जाल के समान संरचना बनाती है, ऐसे इकट्ठा होकर के। तो जो जाल के समान संरचना बनती है बच्चों, इसे कहते हैं वृषण जालिका। वृषण जालिका, वृषण जालिकाएं बच्चों ऐसे बाहर क्यों निकलती हैं, 3-4 नलिकाओं के द्वारा। कुछ नलिकाओं के द्वारा बेटा, 3-4 बोल दिया, सॉरी, 10 से 12 होती हैं। ऐसे नलिकाओं के द्वारा बाहर निकलती हैं, इन्हें कहते हैं शुक्रजन नलिका। सॉरी सॉरी सॉरी, शुक्रवाहिनी।
और इसके इन्हें शुक्रवाहिनी कहते हैं। और सारी की सारी शुक्रवाहिनी बच्चों ऐसे आकर के विसर्ग पर अत्यधिक कुंडलित होकर के लिपट जाती हैं और शुक्रवाहक के द्वारा बाहर निकल आती हैं। इन्हें कहते हैं बेटा अधिवेशन। तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम बेटा आप बनाइएगा जरूर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये विषण की काट है। तो विषण की काट का डायग्राम है। एक विषण की आंतरिक संरचना बोलेगा तो आप ये डायग्राम बना लोगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या होता है बेटा, विषण की आंतरिक संरचना कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलती है ना। इसके अलावा बेटा विषण में भैया, विषण को अगर हम अनुप्रस्थ की जगह इस तरह काटेंगे, इस तरह काटेंगे बेटा, तो कैसे दिखाई देगा। अगर हम विषण को कुछ इस प्रकार काटते हैं, ये स्टाइल से इस अक्ष पर विषण को काटते हैं, तो ये हमको कैसा दिखाई देगा, इधर देखो। तो ये हमें कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, ध्यान से देखना। ऐसे हमने काटा है तो सही चौकोर कैसे दिख रहा है, अरे चौकोर नहीं दिख रहा है बेटा, गोल दिखेगा। चलो ठीक, गोल बना देते हैं भैया। कोई चीज़ अंडाकार है, आप अंडे को काटिए और सामने देखेंगे बेटा तो गोल गोल दिखाई देगा ना। तो इसको जब हम काट के देखेंगे बच्चों तो हमको ऐसा गोल गोल दिखाई देगा, मान लेते। इसके अंदर क्या है बच्चों, इसके अंदर है शुक्रजन नलिकाएं। विषण पालिका थी, उसके अंदर शुक्रजन नलिकाएं थी। तो देखो बेटा शुक्रजन नलिकाएं कैसी होती हैं, ये विषण पालिकाओं के अंदर शुक्रजन नलिकाएं, ये विषण पालिका है बेटा, विषण पालिका। और विषण पालिका के अंदर क्या बेटा, शुक्रजन नलिकाएं बच्चों, शुक्रजन नलिकाएं। ऐसे ऐसे काट के देखते हैं बच्चों। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, एक टुकड़ा बाहर करके देखते हैं क्या क्या है। अगर हम क्या करें बच्चों, केवल एक टुकड़े को बाहर करके देखें, एक टुकड़े को बाहर करके देखते हैं, इतने को, तब हमको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो केवल एक टुकड़े को बाहर करके देखते हैं शुक्रजन नलिका का। तो ये है बच्चों शुक्रजन नलिका। बड़ा शुक्रजन नलिका के अंदर से छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं और कुछ बड़ी बड़ी कोशिका, कुछ छोटी कोशिका कुछ बड़ी कोशिका, और बाहर भी कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो छोटी कोशिका होती है बच्चों उसे हम कहते हैं शुक्रजन कोशिका। यही आगे चल के बेटा क्या बनाती है, शुक्राणु। इसे कहते हैं शुक्रजन कोशिका, ठीक है। इसे नाम देते हैं बेटा शुक्रजन कोशिका। और इसे कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं बेटा लीडिंग कोशिका। बाहर की ओर होती है बेटा, उसे कहते हैं लीडिंग कोशिका, ठीक। लंबी वाली कोशिका को बेटा कहते हैं सर्टोली कोशिका। इतनी कोशिका आपको देखने को मिलती है एक विषण के अंदर। सबका अपना अपना काम होता है। शुक्रजन कोशिका बेटा शुक्राणु बनाती हैं, लीडिंग कोशिका बेटा टेस्टोस्टेरोन बनाती है। देखिए नर का हार्मोन होता है और ये शुक्राणु को पोषण देती है। कैसे देती है बेटा, इसको अगली क्लास में दिखाते हैं। ये सब अपना अपना काम करते हैं बेटा। अब ये काम कैसे करते हैं बच्चों, इसको अगली क्लास में दिखाएंगे, ठीक है। अगली क्लास में बेटा देखते हैं। नर जनतंत्र के बारे में बेटा पढ़ लीजिएगा, बाकी सब लिखा हुआ है, डायग्राम देख लीजिएगा। चलो बाकी बेटा अगली क्लास में दिखाएंगे क्या क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना रखते हैं। आज बच्चों हमने नर जनतंत्र के बारे में पढ़ा, ठीक। बाकी कल बेटा हम पढ़ेंगे मादा जनतंत्र के बारे में, डिटेल में ही पढ़ेंगे बेटा, परेशान मत होना। मिलते अगली क्लास में बेटा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।